बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा की पीआर या इमिग्रेशन के लिए आप बग़ैर किसी एजेंट के अपनी प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कनाडा की इमिग्रेशन एज, एजुकेशन, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, वर्क एक्सपीरियंस और कनाडा से आपका जो कनेक्शन है यानी कि कनेक्शन टू कनाडा, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कनेक्शन टू कनाडा का मतलब है कि आपके पास वैलिड जॉब ऑफ़र हो या आपके सिबलिंग ऑलरेडी कनाडा में हो। अगर आपके सिबलिंग्स की कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस है तो आपको उसके 50 पॉइंट्स मिलते हैं। कनाडा इमिग्रेशन के क्या प्रोसेसिंग है, उसके क्या स्टेप्स हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है नोइंग योर स्कोर, कि आपने देखना है कि आपका क्या स्कोर है। उसके लिए आप CRS टेबल है यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, एक टेबल है जो कि कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। CRS टेबल पर आपने अपने पॉइंट्स चेक करने हैं, जिसमें आपने अपनी एज, एजुकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह ये सारी डिटेल्स इनकी एंटर करेंगे और आपके पॉइंट्स आपको पता चलेंगे कि आपके चांसेस कितने हैं। जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतने ही अच्छे आपके चांसेस होंगे। पॉइंट्स चेक करने के लिए आपने canada.ca जो कि कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन करें। वहाँ पे CRS टूल है, वहाँ पे आपने जाना है अपनी एज, मैरिटल स्टेटस और एजुकेशन जो है वो डालनी है। एजुकेशन में आपको पता होना चाहिए कि आपकी कनाडा की इक्विवेलेंस में आपकी क्या एजुकेशन बनेगी, आपने वो एजुकेशन एंटर करनी है। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी में अगर आपने आइल्स अभी नहीं किया हुआ, कोई इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं किया हुआ, तो आप एक एस्टिमेटेड उसमें डाल देंगे बैंड, जैसे आइल्स का जितना कि आप समझते हैं कि मैं इतने बैंड ले सकता हूँ, वो डालकर आप चेक करेंगे कि आपके क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, कितने आपके चांसेस हैं। फिर आप उस पॉइंट को अगर फर्दर उस बैंड को इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी को, तो तब आपके कितने पॉइंट्स बनेंगे। इस तरह से आपने डिफरेंट उसमें डालकर अपने पॉइंट्स को, अपने ओवरऑल पॉइंट्स चेक करने हैं। पॉइंट्स चेक करने के बाद सेकंड स्टेप है ECA यानी कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, यानी कि आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवानी है कि कनाडा के एजुकेशन के हिसाब से आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन बनती है। अगर आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास कैनेडियन डिग्री नहीं है, कैनेडियन एजुकेशन नहीं है, तो आपको लाजमन अपने एजुकेशन की इक्विवेलेंस करवानी होगी। ECA करवाने की बहुत सी कैनेडियन अथॉरिटीज़ हैं, उनमें वेस है यानी कि WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। इसके अलावा CES कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विसेज है जो कि मोस्टली MBA वगैरह की डिग्रीज़ की इक्विवेलेंस करती है और वो हर डिग्री के अलग से चार्जेस लेते हैं। थर्ड है ICAS यानी इंटरनेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट सर्विस। फोर्थ है IQAS इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन असेसमेंट सर्विसेज। IQAS की रिक्वायरमेंट्स कंपैरेटिवली कम हैं। आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जो अपने कंट्री से जो भी उनकी अथॉरिटी जो बॉडी है वहाँ से असेसमेंट करवाई होती है, आप उनको जस्ट अपलोड करके IQAS से असेसमेंट ले सकते हैं और उसमें आपको फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा ICES है इंटरनेशनल क्रीडेंशियल एवेल्यूएशन सर्विसेज, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इनमें जो टॉप 3 चॉइसेस हैं वो वेस है, IQAS है और CES है। अगर आपकी डिग्री फार्मेसी से रेलेवेंट है और आप फार्मासिस्ट की जॉब कर रहे हैं, तो तब आपने अपनी डिग्री की वैल्यूएशन PEBC जो अथॉरिटी है, जो बॉडी है, वहाँ से करवानी है, यानी कि फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। वहाँ से आपकी असेसमेंट होगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा से आपकी असेसमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की। थर्ड स्टेप है लैंग्वेज कम्पिटेंसी। अब ये आपने जब प्लान बनाना है इमिग्रेशन का, तो आपने ये साइड बाय साइड सारे जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देनी, यानी कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, साथ में आप अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी करवा लेंगे। तो ये साइड बाय साइड सारे आपने काम करने हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट के लिए भी कनाडा ने कुछ अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं जिनको अथॉरिटी दी हुई है। उनमें सबसे पॉपुलर आइल्स है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। उसमें आपने जो जनरल मॉड्यूल है वो करना है, एकेडमिक आइल्स नहीं करना। उसमें आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का जो है वो वैल्यूएशन होती है, टेस्ट होता है।
इसमें आपका जो आइडियल बैंड है इमिग्रेशन के लिए वो 8,777 होना चाहिए, यानी आपका लिसनिंग में 8 और स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग मॉड्यूल में 7 ईच हो। सेकंड है सेलपिप यानी कनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम। थर्ड इसमें है पीटीई, इसमें पेयरसन टेस्ट ऑफ इंग्लिश होता है। इनमें कुछ कंप्यूटराइज्ड टेस्ट भी होते हैं और कुछ पेपर बेस्ड भी होते हैं। आपके इन सब टेस्टों में स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग की कैपेबिलिटी चेक की जाती है। जितना अच्छा आपका इंग्लिश में स्कोर होगा, आपके इमिग्रेशन के चांसेस उतने ही बूस्ट होंगे, उतने ही वो बढ़ेंगे। आइल्स में आपको 6 बैंड मिनिमम रिक्वायर्ड होता है कि आपके हर मॉड्यूल में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में अगर आपका मिनिमम 6 बैंड है तो तब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका 6 बैंड से कम है तो उसमें आप अपनी प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री की नहीं बना सकते। और इसमें जो आइडियल बैंड है वो इससे अगर ज़्यादा बैंड होगा तो आपके वीज़ा के चांसेस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपकी स्पाउस भी साथ में ही अप्लाई कर रहे हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ साथ में अप्लाई कर रही हैं, तो आपको चाहिए कि वो भी आइल्स में अपीयर हों और उसमें मिनिमम 6 बैंड लें, क्योंकि स्पाउस के प्रोफिशिएंसी टेस्ट से, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से आपके 20 पॉइंट्स उसमें ऐड हो जाएंगे। अब अगर सपोज़ आपने CRS स्कोर अपना चेक कर लिया और वो आपका उसमें एज, एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस की वजह से आपके पॉइंट्स कम बन रहे हैं, तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे कि सपोज़ अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है या 2 साल का है तो आप उसे 3 इयर्स का कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल और 2 साल के एक्सपीरियंस पे कम पॉइंट्स होते हैं और जो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आप उसको बढ़ा के 3 इयर्स का कर लें मैक्सिमम, तो आपके पॉइंट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन कम है तो भी आपके पॉइंट्स कम बनेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि फ़र्दर एजुकेशन लेके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 4 इयर्स का बैचलर है मगर मास्टर्स डिग्री नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, तो उससे भी आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। और अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो भी आपके फिर 40 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से आप अपने पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पॉइंट्स कम हैं और आपके स्पाउस ने आइल्स नहीं किया हुआ तो आप उनको भी इनकरेज कर सकते हैं कि वो आइल्स करें। उससे अगर उनका उसमें मिनिमम 6 बैंड आ जाता है तो आपको उसके 20 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपके स्पाउस भी ECA करवा लेते हैं, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवाते हैं कनेडियन अथॉरिटी से, तो आपको 10 पॉइंट्स फर्दर उसके ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से स्पाउस की इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से और ECA से आप 30 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि क्लेमिंग पॉइंट्स फॉर सिबलिंग, के अगर आपके स्पाउस का भाई या बहन कोई कनेडियन नेशनल है, PR पे है, तो आपको 15 पॉइंट्स उसके भी आप में ऐड हो सकते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज सीखने से भी आपके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन फ़्रेंच वही कर सकते हैं जिनका कोई लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी, जिनमें नेचुरल एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से बजाय कि आप फ़्रेंच पे ज़्यादा ध्यान दें, आपको चाहिए कि आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में ही ज़्यादा अच्छा स्कोर लेने की कोशिश करें। इसके अलावा वैलिड जॉब ऑफ़र लेटर की वजह से भी आपके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास आपके कोई वहाँ पे रिलेटिव रहते हैं, उनका बिज़नेस है, तो वो आपको वैलिड जॉब ऑफ़र दे सकते हैं, जिसके कि 50 से लेकर 200 पॉइंट्स तक आपके पॉइंट उसमें ऐड हो सकते हैं। अब इसमें वेरी पॉइंट्स इसलिए करते हैं कि ये जॉब की जो ऑफ़र है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। अगर मैनेजरियल लेवल की, हाई लेवल की जॉब होगी तो उसमें आपके 200 पॉइंट्स ऐड होंगे। इसके अलावा PNP यानी कि जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम हैं कनाडा के, उसमें भी अगर आपका नाम आ जाता है तो उससे आपके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं और आपको 600 पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, 5th स्टेप है, वो होगा आपका एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करना। क्रिएटिंग योर एक्सप्रेस एंट्री या EE प्रोफाइल। एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और आपने जस्ट वहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर करनी होती हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, फिर आपका आइल्स है और थर्ड है आपका ECA।
जब आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाने लगेंगे तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे पहले आएगा रिक्वायरमेंट कि आपने जीसी की अपनी बनानी है। जीसी की बनाने की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से उसका प्रोसेस देख के जीसी की बनाएं और आगे अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और ये प्रोफाइल फ्री बनती है। इन 3 डॉक्यूमेंट्स के बाद जो 2 इन्फॉर्मेशन आपने देनी है उसमें एक होगा आपका एनओसी कोड, यानी कि जो जॉब और प्रोफेशन से रिलेटेड कोड। कनाडा ने हर प्रोफेशन के 5 डिजिट्स कोड बनाए हुए हैं। आपको अपना एनओसी कोड अपने एग्जैक्ट जो फील्ड है उससे रेलेवेंट आपको पता होना चाहिए। सेकंड इन्फॉर्मेशन जो आपने देनी है वो होगी पीओएफ, यानी आपके प्रूफ ऑफ फंड्स। उसमें आपने उनको डिटेल्स बतानी है कि आपके पास फ़ंड्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि आप जब कनाडा जाएंगे तो आपने शो करना है कि आप उनकी इकोनॉमी पर बर्डन नहीं बनेंगे और एटलीस्ट 6 मंथ तक के लिए आप अपने एक्सपेंसेस खुद से बर्दाश्त कर सकते हैं। कि जाते साथ आपको अगर सपोज जॉब नहीं मिलती तो आप अपना वहाँ हाउस रेंट, अपनी ग्रॉसरी, बच्चों की फ़ीसें और इस तरह के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो फुलफ़िल करने के लिए आपके पास सफिशेंट फ़ंड्स होंगे एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। अब सवाल आता है कि आपके पास कितने फ़ंड्स होने चाहिए। तो कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे उन्होंने आपको बताई हुई है, इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है कि आपके पास कितने पर पर्सन कितने फ़ंड्स होने चाहिए। अगर आप सिंगल पर्सन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 13,757 जो कनेडियन डॉलर है वो होने चाहिए। अगर आप 2 पर्सनस के लिए कर रहे हैं तो वो 17,000 से ज़्यादा की अमाउंट बनेंगी। 3 पर्सन के लिए करेंगे तो $21,000 से ज़्यादा की अमाउंट बनेंगी। 4 के लिए करेंगे तो वो 25,000 से ज़्यादा की बनेंगी। स्क्रीन पे आपको ये अमाउंट नज़र आ रही है कि आपने पर हेड इसके क्या क्या फैमिली के हिसाब से कितने आपके चार्जेस बनेंगे। आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने 6 मंथ्स के लिए ये फ़ंड्स अपने बैंक अकाउंट में रखने हैं। अगर आप अकेले भी अप्लाई करने हैं तब भी अपने इंटायर फैमिली के हिसाब से जो रिक्वायर्ड फ़ंड्स हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे। आपने जो फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी है उसका प्लान यहाँ पे बताना है इनिशली जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होंगे। इस प्लान में आपने बताना है कि अगर आपको कनेडियन गवर्नमेंट इनवाइट करती है, इनविटेशन आपको आ जाता है पीआर का, तो आप ये फ़ंड्स कहाँ से अरेंज करेंगे। तो प्रोफाइल क्रिएट करते हुए आपने जस्ट वो 3 डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और 2 इन्फॉर्मेशंस देनी होती है। उसमें कोई आपकी फैमिली की, बच्चों की डिटेल्स नहीं होती। आपको वो डिटेल्स नेक्स्ट स्टेप पे देनी होती हैं जब आपको वहाँ से इनविटेशन आ जाता है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपने प्रोफाइल क्रिएट कर दी और आपने उसमें आपके पास ईसीए, पासपोर्ट, आइल्स वगैरह है, लेकिन आपकी स्पाउस भी उनका प्लान है कि मैं भी आइल्स करूँगा या करूँगी, तो वो ये होगा कि आप उस प्रोफाइल को बाद में एडिट भी कर सकते हैं। 6th स्टेप है आपका गेट एन इनविटेशन फ्रॉम द प्रोविंस फॉर पीएनपी। मींस ये होता है कि जब आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में होते हैं तो आपकी सीआरएस स्कोर की बेस पे और आपके प्रोफेशन की बेस पे आपको प्रोविंसेस भी वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में सब प्रोविंसेस को चूज़ करें। आपके प्रोसेस का 7th स्टेप होगा गेट एन इनविटेशन फ्रॉम आईआरसीसी, यानी कि आपको वहाँ से इनविटेशन आ जाता है और आप अपनी पीआर एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। अगर आपको आईटीए यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई आ जाता है तो आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंस जो है वो अपनी फ़ाइल करनी होती है। तो 8th स्टेप आपके प्रोसेसिंग का होगा एक्सेप्ट इनविटेशन व्हेन इनवाइटेड, कि जब आपको इनविटेशन आ जाए तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। आपने अपनी प्रोफाइल में पहले फ़ंड्स का जस्ट प्लान बताया था, अब आपने सब डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ्स देने होते हैं। फ़ंड्स के भी आपने अब प्रूफ्स देने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं, अपलोड करने हैं, उसमें सबसे पहला आ जाता है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उसमें इतनी उसकी वैलिडिटी हो कि आपकी एप्लीकेशन जब तक प्रोसेसिंग में है आपका पासपोर्ट वैलिड रहे। उसको ऑलमोस्ट 6 मंथ तक के लिए वैलिड होना चाहिए। जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो आप अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे, वहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
सबसे पहले वो आपसे आपके बच्चों की और स्पाउस की डिटेल्स पूछेंगे, क्योंकि पहले आपने जब प्रोफाइल अपनी क्रिएट की थी फ़ाइल तो उन्होंने आपसे ये डिटेल्स नहीं पूछी थी। अब आपने अपने डिपेंडेंट्स की, स्पाउस वगैरह की डिटेल्स बतानी है और उसके बाद आपसे वो फ़ी का पूछेंगे कि जो आपकी परमानेंट रेजिडेंस की फ़ी है वो आप अभी पे कर रहे हैं या कि नहीं। उसमें आपने दो तरह की फ़ी पे करनी होती है, एक वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, और सेकंड आपने परमानेंट रेजिडेंस की फ़ी है, पीआर फ़ी, वो पे करनी है। पीआर फ़ी रिफ़ंडेबल होती है कि अगर खुदा न खास्ता वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो ये रिफ़ंड हो जाती है, लेकिन जो प्रोसेसिंग की फ़ी होती है वो नॉन रिफ़ंडेबल होती है। आपको चाहिए कि दोनों फ़ी जो हैं वो साथ पे कर दें ताकि आपकी प्रोसेसिंग क्विक हो, और आपने जब पीआर आपका एक्सेप्ट होगा तो वैसे भी आपने उसके बाद वो फ़ी पीआर की पे करनी होती है। इसके अलावा आपने डिपेंडेंट्स की और बायोमेट्रिक की फ़ी भी पे करनी है। पीआर फ़ी साथ पे करने से आपको एक ये भी एडवांटेज होगा कि अगर आपके कंट्री की करेंसी लो हो जाती है बाद में तो आपको जो है एक्सपेंसेस आपके कम होंगे, आपको कम फ़ी पे करना पड़ेगी। आपने अपना पासपोर्ट, आइल्स, ईसीए, आपकी डिग्रीज़, ट्रांसक्रिप्ट, आपके पुलिस सर्टिफिकेट, सब फैमिली मेम्बर्स के मेडिकल टेस्ट, वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स, आपने जहाँ जहाँ भी काम किया है उससे रिलेटेड तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी पे स्लिप्स वगैरह, आपके प्रूफ्स ऑफ फंड्स और उससे रिलेटेड आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटैच करने हैं, और ये आपने 10 इयर्स की डिटेल्स देनी है। मैरिज डॉक्यूमेंट में आप यूनियन कौंसिल के लेटर और इसके अलावा जो आपका निकाहनामा होगा उसकी उर्दू की कॉपी स्कैन करके और इंग्लिश उसकी ट्रांसलेशन आपने करवानी है और उसको नोटरी पब्लिक से आपने अटेस्ट करवाना है, वो लगानी है। प्रूफ्स ऑफ फंड्स में आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता है जो कि बैंक के लेटर हेड पे होता है, उस लेटर हेड पे बैंक की सब कॉन्टैक्ट की डिटेल्स होनी चाहिए, वो आपने अटैच करना है, और 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। मेडिकल टेस्ट्स के लिए कनाडा की ऑथराइज्ड हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ से आपने अपना और अपने डिपेंडेंट्स के मेडिकल करवाने हैं। इसके लिए आपने वहाँ से ऑन कॉल या ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट ऑलरेडी लेना होती है और उसके बाद आपने मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। ये मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स लगाना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपकी फ़ोटोग्राफ लगेगी, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपने देना है। उसकी स्पेसिफ़िकेशन कि आपकी फ़ोटोग्राफ किस तरह की होनी चाहिए, आप आईआरसीसी की वेबसाइट से उसकी स्पेसिफ़िकेशंस चेक कर सकते हैं। आपने अपनी और अपने सब डिपेंडेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स लगानी हैं, सॉफ्ट कॉपी। इसके अलावा आपने पुलिस लेटर लगाना है। आप जिस जिस कंट्री में भी रहे हैं वहाँ से आपने पुलिस सर्टिफिकेट लेना है। इनके अलावा एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है जिसको LOE यानी कि लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन कहते हैं। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है अगर आप कोई अपने बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने किसी डॉक्यूमेंट के बारे में, तो आप वो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में उसकी डिटेल्स बता सकते हैं। आपने सब डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में लगाने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट उर्दू में हैं तो आपने उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा के उनकी टेस्टेशन नोटरी पब्लिक से करवानी है, या आपके डॉक्यूमेंट इंग्लिश में हो या फ्रेंच में हो तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप पाकिस्तान से करते हैं तो आप उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाएं, उन्हें टेस्ट करवाएं और अपलोड कर दें। बच्चों की फ़ोटोग्राफ, उनके पासपोर्ट और उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स आपने लगाने हैं। चेक लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हुए हैं, जो भी डिटेल्स बताई हैं, आपने उससे रिलेटेड सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपने अपनी डिटेल्स में पूरी एप्लीकेशन में कोई गलत बयानी नहीं करनी, और एड्रेस हिस्ट्री और आपकी जो पर्सनल हिस्ट्री है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपने उनको एग्जैक्ट डिटेल्स देनी है। चेकलिस्ट में जहां आप क्लाइंट इन्फॉर्मेशन लिखा होगा वहाँ आपने अपना लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन अपलोड कर देना है। अगर आपकी स्पाउस भी आपके साथ अप्लाई कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप सेपरेट लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाएं, आप एक ही लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जो मेन एप्लीकेंट है उसकी तरफ से लगा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे आ जाएंगे। आपने टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना है और उसके बाद आपने ऑनलाइन फ़ी पे कर देनी है। फ़ी पे करने के बाद आपको AOR यानी कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट आ जाती है। फ़ी पे करने के बाद आपको 2 मैसेजेस आते हैं। एक मैसेज में ये होगा कि वो आपको बताएंगे कि आपकी फ़ी रिसीव हो गई है। सेकंड जो होता है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक PDF की फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है।
वो जो PDF की फ़ाइल है वो दरअसल आपका एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली गई है, वो आपका उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज होता है। स्टेप 10 में है आपने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना होता है कि जब आपकी सक्सेसफुल हो जाती है एप्लीकेशन तो आपने अपना पासपोर्ट जब वो आपसे कहते हैं तो वो सबमिट करवाना है। 11th स्टेप है कि आपने अपनी सारी तैयारी करनी है, अपनी फ़्लाइट बुक करवानी है और कनाडा चले जाना है। अब ये है टोटल प्रोसेस आपकी PR का। अगर उसमें ड्यूरिंग प्रोसेस आपकी एप्लीकेशन में कोई चेंज आती है, जैसे शादी हो गई या खुदा न खास्ता किसी डिपेंडेंट की डेथ हो गई, तो आपने उसमें या आपकी फ़ैमिली में कोई न्यू एडिशन होता है, कोई नया बच्चा आता है, कोई बेबी बॉर्न होता है, तो आपने वो इन्फॉर्मेशन उनको देनी है। अगर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में चेंज आती है, आप अपनी रेजिडेंस चेंज करते हैं या आपका ईमेल एड्रेस चेंज करते हैं, तो वो भी आपने उनको डिटेल्स बतानी है। अगर IRCC को कोई एडिशनल और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो वो आपको उसकी ईमेल कर देते हैं, आप उसकी डिमांड कर सकते हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर देना है। अगर आप डाइवोर्स्ड हैं और अपने बच्चे के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एक्स स्पाउस की तरफ से कॉन्सेंट फॉर्म होता है वो लगाना है, लेकिन अगर आपको कोर्ट की तरफ से बच्चे की फुल कस्टडी मिल गई हुई है तो आपने जस्ट वो कस्टडी के पेपर्स लगाने हैं। अगर आपके बच्चों के फादर या मदर की खुदा न खास्ता डेथ हो चुकी है तो आपने डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आपने कनाडा के बारे में रिसर्च करनी है, उसके एरियाज़ के बारे में सर्च करनी है कि किस एरिया में कितना रेंट है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा आपने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह पे भी चेक रखना है कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी हुई है अपने एप्लीकेशन में, क्या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी वही इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है। आई होप आपको प्रोसेस के सब स्टेप्स समझ आ गए होंगे। इस तरीके से आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए बगैर किसी एजेंट के ख़ुद से अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।